हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2 ऑफ सील विद किस अ चाइनीज़ ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर सभी लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। यहाँ पर मैनेजर चैन जो होते हैं वो सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और उन्होंने जो है इस कंपनी की जो जितनी भी काली सच्चाइयाँ हैं उन सब के बारे में मीडिया को बता दिया होता है। और मीडिया जो है यहाँ पर यंग मास्टर का वेट कर रही होती है जो कि प्रेसिडेंट होते हैं। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट जैसे ही आते हैं मीडिया वाले उनके पास आ जाते हैं और उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजर चैन जो है वो डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मीडिया वाले सभी जो है प्रेसिडेंट से आकर सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हैं कि कंपनी के बारे में ऐसा क्यों हुआ, आपके फादर ने क्यों सुसाइड किया और आपके ऊपर जो ये एलिगेशन जो लग रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको कंपनी का सीईओ नहीं बनाया गया, ये सब क्यों हो गया। इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि आप प्रेसिडेंट अंदर आते हैं तो उनकी जो मैनेजर होती है बताती है कि पता नहीं वो इतने अच्छे हैं ओल्ड चैन कैसे इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भावनाओं में बहकर आपके लिए उन्होंने ऐसा किया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि एकदम से उनके इमोशन सडनली रश हो गए और वो वहाँ पर चले गए। हमने बहुत उतारने की कोशिश करी है लेकिन वो नीचे नहीं आ गए हैं। आप ही बताइए आखिरकार आप क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजर चैन होते हैं वो सबको बोल रहे होते हैं कि कोई मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं। प्रेसिडेंट बिना कुछ कहे जो है वो यहाँ पर मैनेजर चैन को देखते हैं और मैनेजर चैन थोड़े डर भी जाते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बिना डरे जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग की बाउंड्री पर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर मैनेजर चैन भी डर जाते हैं एंड वो कहते हैं कि आप ऊपर क्यों चढ़ गए हैं, आप नीचे गिर सकते हैं, आपको चोट लगने की डर है। तो फिर हम देखते हैं कि आप प्रेसिडेंट कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, एक काम करो नीचे जंप करो, वैसे भी आपको डर मरने से डर थोड़ी लगता है, जंप करो ना, जंप करो। इस तरीके से यहाँ पर उसको बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ मैनेजर चैन थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है कि आप नीचे चले जाइए, आपके लिए डेंजरस है। तो कहता है मेरे लिए डेंजरस है, तुम्हारे लिए भी तो डेंजरस है और वैसे भी आपको तो डर भी नहीं लग रहा है, आप आराम से नीचे आ सकते हो। क्या यही एक जो कावर्ड पर्सन होता है, यानी कि जो बुज़दिल इंसान होता है, ये उसी की पहचान है और इससे करके आपको क्या मिला। इस तरीके की यहाँ पर जो है वो भावनाओं से उन्हें थोड़ा सा भावनाशील कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर मैनेजर चैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मैंने ऐसा मतलब क्यों ही किया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट की बातों में कहीं ना कहीं मैनेजर चैन आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट मैनेजर चैन के पास आते हैं और अपना हाथ जो है उनकी तरफ बढ़ाते हैं कि वापस चलो। फिर हम देखते हैं मैनेजर चैन को बहुत रोना आता है, उन्हें लगता है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि वो रोते हुए जो है उनका अपना हाथ जो है प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट फिर जो है उन्हें नीचे ले आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर कंपनी में सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं और जो सीईओ होता है, जो मेन बंदा होता है, वो और कोई नहीं होता है, वो यहाँ पर हम चेयरमैन की बात करें वो प्रेसिडेंट के ससुर होते हैं। फिर हम देखते हैं और ये खासकर जो प्रेसिडेंट के फादर थे उन्हीं के फ्रेंड थे, जिसकी वजह से उनके फादर की डेथ होने के बाद ये सारी की सारी कंपनी इन्होंने अपने नाम पर कर ली और इवनली उनके फादर की कंपनी का नेम चेंज करके अपनी कंपनी का नाम लगा लिया। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन के पास आते हैं और चेयरमैन जो काफ़ी चुप होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट चेयरमैन से पूछते हैं कि आपने हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को क्यों बंद कर दिया है। और यहाँ कहीं ना कहीं मैनेजर चैन जो है इसी सिचुएशन की वजह से, जो हॉस्पिटल इशू वाला प्रोजेक्ट था, इसी की वजह से वो इतना परेशान हो गया। तभी हम देखते हैं चेयरमैन कहते हैं कि देखो मैंने किसी रीजन के बिना इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगर जैसा उन्होंने किया है ये प्रोजेक्ट मुझे बंद ही करना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो है वो यहाँ प्रेसिडेंट के सामने कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि देखिए बाकी सब ठीक था, लेकिन उन्होंने मेरे फादर के साथ इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, लेकिन आप उन्हें जॉब से ना निकाल के कोई भले ही लोअर तबके की यानी कि छोटी जॉब दे दे, जिससे कि बुढ़ापे में जो है उनका पेंशन का काम चलता रहे। तो फिर हम देखते हैं चेयरमैन इस बात पर राजी नहीं होते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो उनकी कंपनी है उसका नाम ख़राब हो। और वो कहते हैं कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें जो है अगर सभी लोग करेंगे तो अगर मैं उन्हें वापस जॉब पे रख लेता हूँ तो बाकी एम्प्लॉयज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो सभी लोग करेंगे और मैं जो हूँ उन्हें निहार नहीं रखना चाहता और ना ही मैं कोई उन्हें लो पोजीशन जॉब दूंगा। इस तरीके की यहाँ पर बातें चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि चेयरमैन समझ जाता है कि प्रेसिडेंट नहीं मानेगा। तो फिर हम देखते हैं वो कहता है ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम इस कंपनी मतलब इस टॉपिक के लिए हम मीटिंग बिठा लेते हैं। जो मीटिंग में डिस्कशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम जो चैन होता है उसको वापस रख लेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इनके बीच में डिस्कशन चल रहा होता है। फिर फाइनली ये होता है कि बोर्ड मीटिंग बैठेगी और बोर्ड मीटिंग ही डिस्कशन करेगी। वहीं हम देखते हैं कि चैन जो है बाहर बैठा होता है, उसे नहीं पता होता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को ऐसे कैसे खो सकते हो, तुमने ऐसे क्यों किया, इस तरीके की चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चैन होता है वो बोलता है कि मैं 10 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है कि 10 साल से आप इंतज़ार करें तो 10 साल से मैं भी कर रहा हूँ। तो जिस पे हम देखते हैं चैन कहता है कि आप 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पास उम्र है, लेकिन मेरे पास अब उम्र नहीं बची नहीं है, मुझे नहीं पता कि कब मैं मर जाऊंगा। आपके फादर का बिजनेस उस चेयरमैन ने ले लिया, इवनली जो आपके फादर की कंपनी का नाम था इस कंपनी का नाम तक बदल दिया है, मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लैशबैक आता है और यहाँ दिखाई देता है कि प्रेसिडेंट के जो फादर थे उनकी सडनली कैसे शॉक से डेथ हो गई थी, क्योंकि कंपनी में जो
कमियां चल रही थी, जिसकी वजह से सारे शेयर मार्केट में उनके जो शेयर्स थे वो नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से टेंशन की वजह से उनके फादर की डेथ हो गई थी। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि उनके फ्रेंड ने जो है इस कंपनी को संभाल लिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट के ससुर होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वीकेस्ट पॉइंट का फ़ायदा उठा के सारी की सारी कंपनी का नाम बदल दिया, मिस्टर मो कॉप से कंपनी का नाम डिस्टिल कंपनी रख दिया। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चैन होता है वो शुरू से जो है प्रेसिडेंट के साथ है, उनके फादर के साथ था, इसीलिए ही मिस्टर चैन और जो प्रेसिडेंट होता है उनके बीच में एक अलग ही कनेक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग स्टार्टिंग से चाहते हैं कि वापस कंपनी का नाम वो हो जाए जो पहले था, और यहाँ पे किस तरीके से जो सीईओ है उसने कितना ज़्यादा इनका यूज़ किया है, कितने ज़्यादा जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके राइट्स को छीन लिया है। इस चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो चैन है वो बातें कर रहा होता है, कहता है कि मैं बस यही चाहता था कि तुम्हारे फादर की इच्छा पूरी हो। यहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट होने वाला था, एक उसी विश के अकॉर्डिंग में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर सीईओ ने जो है वो हॉस्पिटल को भी बनाने से मना कर दिया। इसलिए एकदम से जो है मैं भावनाओं में आ गया और इस तरीके का मैंने कदम उठाया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही गलत कदम उठाया, बहुत ही सेंसलेस रीज़न था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की बातें करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहता है कि वैसे भी आपके साथ उन्होंने कितना गलत किया है, आपकी शादी भी ज़बरदस्ती अपनी बेटी से करा दी, इसका कोई आपको तुक लगता है? उन्होंने हमेशा आपका यूज़ किया है, आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो? एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट भी इस सब चीज़ों को समझता है, लेकिन उसके पास इस समय कोई जवाब नहीं होता। वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है मैनेजर जो है वो चुपचाप बैठ के उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग वापस बैठ जाती है और यहाँ पर दूसरी मैनेजर को चैन को समझाती है कि देखो अब कंपनी तुम्हारे बारे में क्या डिसीजन लेती है, तुम्हें वापस रखा जाएगा कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, अब बोर्ड मीटिंग ही डिसाइड करेगी। एंड यहाँ पर इस तरीके की बातें हो रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें बहुत दुख होता है कि इन्होंने 10 साल से इतना वेट किया और एक छोटे से कदम की वजह से अब सब कुछ खराब होने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बोर्ड मीटिंग वापस आ जाती है। बोर्ड मीटिंग में सभी बड़े बड़े मेंबर्स आते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर आकर मीटिंग स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ राइवल्स ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी बहुत लोग बोलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सीईओ जो है वो बोलता है कि देखो जो भी सब कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। ये सडन मीटिंग बुलाने के पीछे आप सभी को रीज़न ही पता है कि मैनेजर चैन को यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाए या फिर उनको निकाल दिया जाए। इस तरीके की बातें हो रही होती है। हम देखते हैं मैनेजर चैन बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट उठते हैं और वो खड़े होकर कहते हैं कि मैनेजर चैन ने जो है अपनी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, वो काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी मैनेजर भी उठती है और कहती है मैनेजर चैन इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स करे हैं वो सभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं। उन्हें टीम लीड करने का बहुत अच्छा तरीका आता है और वो 5 साल से सेल्स चैंपियन में सेल्स की जो जितनी भी चीज़ें हो रही है उनके अंडर है वो बहुत ज़्यादा हाई रॉकेटेड है, मतलब कि यहाँ पर वो चैन की तारीफ़ें करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा बंदा उठता है और वो राइवल ग्रुप का होता है और वो बोलता है कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होना चाहिए और ना ही उन्हें माफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें माफ़ करते हैं तो बाकी लोग जो है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी ऐसा ही करेंगे और किसी के अंदर डर नहीं रहेगा। और वैसे भी इस कदम की वजह से जो कंपनी की पब्लिसिटी है वो डाउन हो गई है और उन्होंने जो है उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए और उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से एक बैड एग्जाम्पल सेट हो गया। इस तरीके की यहाँ पर बातें हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजर होती है वो कहती है कि आप एकदम से उनके कैरेक्टर के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। हम मानते हैं कि वो एकदम से भावनाओं में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन उनके बाकी चीज़ों को भूल जाना वो ठीक नहीं है। और वैसे भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने कदम उठाया वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की वजह से उठाया, जो कि उनके साथ गलत हो रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें निकाल देना चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पर मैनेजर करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि और मीडिया का काम क्या है, अगर हम उनको निकाल देते हैं तो मीडिया फिर से उनसे सवाल जवाब करेगी। तभी हम देखते हैं राइवल ग्रुप का जो बंदा होता है वो कहता है अच्छा अगर आपको क्या लगता है कि हम उन्हें अगर रख लेते तो क्या मीडिया तब हमसे सवाल जवाब नहीं करेगी। इस तरीके की यहाँ पर वो क्वेश्चन करता है। तो कहता है कि हाँ आपको लगता है कि आपके ज़्यादा लॉयल हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इस तरीके का ट्रीटमेंट देना अच्छा रहेगा, इससे और भी एम्प्लॉय से बुरा एक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर तर्क वितर्क चल रहा होता है एंड यहाँ पर जो दूसरा राइवल वाला ग्रुप होता है वो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ रख रहा होता है, क्योंकि उसे उसके दिमाग में सेट होता है कि मुझे मैनेजर चैन को निकलवाना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो चुपचाप रहते हैं और वो बैठे रहते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो है वो खड़े होते हैं और फिर एकदम से वो कहने लगते हैं कि आपको क्या लगता है कि एक इंसान की एक कमी की वजह से उसे निकाल देना चाहिए, कमियां तो यहाँ काफ़ी लोगों में है। एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे करके बताता है कि डिजिटल ग्रुप के जितने भी यहाँ बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने जितने भी अब तक काम किए हैं कहीं ना कहीं सब में उनकी कहीं ना कहीं गलतियाँ। वहीं हम देखते हैं कि मैनेजर चैन को कहीं ना कहीं पता होता है कि उन्हें निकाल दिया जाएगा, तो वो अपने ऑफिस में जाकर अपना सामान पैक करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर
जो प्रेसिडेंट होता है वो बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे एक केयरलेस की वजह से कितना सारा डाटा जो है, कंपनी का सीक्रेट डाटा जो था वो सारा का सारा बाहर आ गया था। फिर वहीं दूसरे बंदे के बारे में बात करता है कि किस तरीके से तुम्हारे मीडिया और टैक्सेस की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ लोगों के बारे में बताता है कि आप लोगों ने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा है। तो क्या कंपनी ने आप लोगों को निकाल दिया? नहीं ना। तो क्यों फिर एक इंसान की छोटी सी गलती पर जो उससे हो गई है और आज तक उससे ऐसी कभी गलती नहीं हुई है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तभी हम देखते हैं कि राइवल ग्रुप का जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ हाँ हमसे गलती हुई होगी, लेकिन मैनेजर चैन एक एक्सेप्शन केस है और जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन्होंने कंपनी की जो इमेज है उसको ख़राब किया है और मुझे नहीं लगता उन्हें वापस रखना चाहिए। इस तरीके की यहाँ बातें होती है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है एंड इस डिस्कशन में समझ नहीं पा रहे होते कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन एंड में जो डिसीजन होता है वो समझ नहीं आता कि क्या मतलब हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट चलना चाहिए, मैनेजर चैन को रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राइवल वाला बंदा जो होता है वो सेट करके आया होता है दिमाग में कि मैनेजर चैन की जितनी बुराइयां हैं वो सब सेट कर दी जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है फोटोज चलाई जाती हैं जो जिसमें कि दिखाया जाता है कि मैनेजर चैन किस तरीके से सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो जो राइवल ग्रुप का बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि इस तरीके की एक कंपनी की इमेज बनाना और उसको रिप्रेजेंट करना किसी कंपनी को पूरे वर्ल्ड के सामने, वो कितना ज़्यादा किसी कंपनी के इमेज के लिए ख़राब है। इस तरीके की फ़ोटोज़ दिखा के वो अपनी बातों को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है एंड वो कहता है कि मैनेजर चैन को वापस रखना अच्छा नहीं है, इससे सिर्फ कंपनी की इंसल्ट होगी और इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और इससे ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर वापस ले लें। इस तरीके की बातें होती है एंड यहाँ पर फाइनली ये डिसीजन होता है कि मिस्टर चैन को, यानी कि जो मैनेजर चैन होते हैं, उन्हें वापस ना रखा जाए। वहीं हम देखते हैं कि राइवल ग्रुप में जो ये दूसरा बंदा होता है और प्रेसिडेंट जो है वो उसको घूर घूर के देख रहा होता है। जो मीटिंग होती है वो डिसमिस कर दी जाती है और बताया जाता है कि अभी जो है प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा जाए, नहीं हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, लेकिन मैनेजर चैन को जो है यहाँ से निकालने की बात जो है फाइनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं मीटिंग खत्म हो जाती है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कह पाते, कुछ भी नहीं होता है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजर चैन के पास कुछ लोग आते हैं उनका सामान चेक करने के लिए और वो चुपचाप सामान दे देते हैं कि देख लो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, और वहाँ पर सिर्फ उनके फोटोज़ होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सभी लोग उनको देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वो वापस जा रहे हैं और प्रेसिडेंट को इस चीज़ को लेकर बहुत दुख होता है। मैनेजर चैन जो है प्रेसिडेंट को देख रहे होते हैं, प्रेसिडेंट ने बहुत कोशिश करी होती है उन्हें इस कंपनी में रोकने की और वो काफ़ी निराश भी होते हैं कि वो उन्हें नहीं बचा पाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजर चैन होते हैं वो दूसरी मैनेजर से कहते हैं कि प्लीज़ तुम यहाँ पर जो शाओ है, प्रेसिडेंट का नाम शाओ होता है, कि शाओ का ध्यान रखना। हम देखते हैं जो चैन होता है वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो CEO होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट के ससुर जी हैं, वो वापस अपने रूम में आते हैं जो उनको ऑफिस होता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है उन्होंने जानबूझ के उस राइवल ग्रुप वाले बंदे को से ये कहलवाया होता है और उसे गिफ्ट में कार दी होती है, क्योंकि उसकी वजह से मैनेजर चैन को निकाल दिया गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं CEO का पहले से ही डिसाइडेड था कि वो मैनेजर को नहीं रखेंगे। तभी हमें पता चलता है कि किस तरीके से इन्होंने आपस में ये चीज़ें पहले सेट कर ली थी और यहाँ पर उसे एज ए गिफ्ट में कार भी दी जाती है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरा बंदा जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और जिसको कि मैनेजर कहते हैं कि तुम डिज़र्व करते हो। और वैसे भी जिस तरीके से शाओ जो है अपने लोगों के लिए कितना उन्हें प्यार से रखता है, तो सेम मैं भी अपने जो मेरे लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, मैं भी उन्हें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ। लेकिन अगर वो मुझसे लेकर गद्दारी करेंगे तो फिर मैं उनके लिए बहुत बुरा हूँ। इस तरीके की बातें उस बंदे से कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं आपको लेकर कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, और वैसे भी उसमें उनकी फादर की डेथ हो गई, फादर के आपकी कंपनी का नाम चेंज हो गया, तो इसमें आपके ऊपर एलिगेशन लगाना गलत है। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें करता है। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपने अपनी बेटी की शादी उनसे क्यों कर दी है, मैं आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया हूँ। और वैसे भी वो इतना अच्छा भी, इतना ओबीडेंट भी नहीं है आपको लेकर, जिसपे कि यहाँ पर CEO जो है वो चुप रहते हैं। कहते हैं कि देखो अब इस चीज़ को जो है वो एक बच्चा है, अब उसे नहीं पता कि क्या करना है, वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि वो बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के पीछे बातें चल रही होती है और यहाँ वो कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर मैनेजर चैन का एक गिफ्ट होता है जो कि उन्होंने उसके फादर को दिया होता है, जिसको कि यहाँ पर प्रेसिडेंट देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये जो गिफ्ट है ये मेरे फादर को मैनेजर चैन ने दिया था, एक लैम्प है और उन्हें एक ऑक्शन से उन्होंने जीता था। एंड इसे देख के आज मुझे बहुत उनकी याद आ रही है, मुझे अपने फादर की भी याद आ रही है। एंड यहाँ पर जो मतलब पुरानी बातें याद करके वो परेशान हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी मैनेजर कहती है कि ये जो भी हुआ सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तुम्हारे फादर का शौक की वजह से डेथ होना और यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन में आ जाना, सब कुछ अभी हमारे हाथ में नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कॉल आता है और कॉल में ये होता है कि वापस उन्हें घर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर हम अपनी टोंग को देखते हैं जो कि बार बार यिंग को बुला रही होती है, यानी जो उसकी फ्रेंड होती है कि यिंग बाहर आओ बाहर आओ। एक्चुअली यिंग ने जो है चुपचाप से जो है एक केक जो है अपनी कंपनी में से निकाल लिया होता है। एक्चुअली आज यिंग का बर्थडे होता है। वो कहती है कि देखो मैंने केक चुरा लिया है। तो कहती है तुमने केक क्यों चुराया? तो कहती है पता है ये 5 स्टार होटल का ना एक लिमिटेड केक है और ये बाहर से मंगाया गया है, हम चुपचाप खा लेते, कौन सा किसी को पता चलेगा। तो जिसपे कि यहाँ पर टोंग कहती है तुम पागल हो क्या, अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा।
जिसपे कि यहाँ पर यंग कहती है अरे किसी को पता नहीं चलेगा, अगर हम बताएंगे तो पता कहाँ चलेगा, चलो चुपचाप खा लेते हैं। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें कर रही होती है। कहती है रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंस्टेंट फूड बना देती हूँ। जिसपे यहाँ पे यंग कहती है कि तुम्हें कुछ इंस्टेंट नूडल्स या फूड बनाने की जरूरत नहीं है, मैं घर से लंच बॉक्स लेके आई हूँ एंड यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके लाई हूँ। जिसपे कि यहाँ पे टोंग कहती है तुम मेरे लिए लंच भी लेके आई थी यार, तुम कितनी अच्छी हो ना। तो जिसपे कि यहाँ पर यंग कहती है टोंग से रोज़ रोज़ जो है इंस्टेंट नूडल्स वगैरह बनाना, अगर तुम ये सब खाओगे तो तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी, ये सब मत खाया करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी जो है उनके अंदर से जो है उनके सर आ जाते हैं। वो कहती है यार केक आया था, पता नहीं केक कहाँ पर चला गया। इससे पहले वो यहाँ बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वो उन्हें खुशखबरी देते हैं कि एक प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं तुम्हें चार्ज करना चाहता हूँ। जिसपे कि हम देखते हैं यहाँ पे टोंग जो बहुत खुश हो जाती है। भले ही एक छोटा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है। जिसपे यहाँ पर यंग खुश नहीं होती है, यंग थोड़ी सी कहती है पर वो प्रोजेक्ट तो जिसपे कि यहाँ पर उसके जो सर होते हैं वो बोलते हैं कि देखो टोंग को देखो, वो कितनी खुश है और तुमने कैसा मुंह बना लिया है, इस तरीके से मत किया करो, टोंग से कुछ सीखो। इस तरीके की यहाँ वो बात करके कहते हैं मेरा केक था ना, जाने वो केक कहाँ चला गया, बहुत बड़ी कंपनी से केक आया था, 5 स्टार होटल का केक था, मिला ही नहीं। जिसपे कि यहाँ पे जिंग बोलती है अरे शायद वो ना आपने खा लिया होगा, आप भूल गए होंगे। तो कहते हैं हाँ शायद ऐसे ही हुआ होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो उनके सर होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है मैं ढूंढता हूँ, और ये दोनों हंसने लगते हैं। जिसपे कि हम देखते हैं यिंग जो है वो टोंग को हंसते हुए देख के बहुत खुश होती है। कहती है तुम कभी कभी ऐसे हंसती हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिसपे कि यहाँ पे टोंग कहती है कि हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमें अपनी जॉब में एक इतना अच्छा काम मिला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें एक घर के जो है वो डेकोरेशन का इंटीरियर का काम मिला होता है, जो कि यहाँ पर यिंग और टोंग को मिला होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यिंग जो है वो टोंग को देख रही होती है किस तरीके से वो अपने काम में व्यस्त है और कितनी ज़्यादा खुश है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यिंग होती है वो टोंग से पूछती है कि तुम एक छोटी सी जॉब से इतना कैसे खुश हो सकती हो, तुम इतना हार्ड वर्क करती हो और यहाँ पर क्यों तुम इतनी मेहनत करती हो, और कभी कभी ये लगता है कि तुम काफ़ी वियर्ड बिहेव करती हो ना, तुम कुछ बताती हो, आखिर बात क्या है। तो वो बताती है कि मुझे हार्ड वर्क करना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जिसमें कि हाँ वो इतनी खुश होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यिंग जो है उसके बॉयफ्रेंड की बातें करने लगती है। कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी यही सोचती हो, क्या वो तुम्हें पसंद करता है। यहाँ इस तरीके से उससे सवाल जवाब पूछने लगती है कि तुम उसके बारे में क्या फील करती हो, और ना ही तुमने आज तक मुझे उससे मिलवाया है, क्या तुम उसके साथ खुश नहीं हो। इस तरीके की यहाँ वो बातें करती है। तो कहती है कि जब भी वो शहर से बाहर जाता है या तुम्हें छोड़ के मतलब बाहर कंट्री में जाता है तो तुम हमेशा खुश रहती हो, लेकिन उसके वापस आने से तुम दोबारा खुश नहीं रहती हो। आखिर बात क्या है, क्या तुम उससे डरती हो, क्या तुम्हें उससे डर लगता है, कैसा है वो, आखिरकार मुझे बताओ ना। तो जिसपे कि यहाँ पर टोंग कहती है कि देखो गॉसिपिंग करना बंद करो। तो जिसपे यहाँ यिंग की बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं गॉसिप नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। तो जिस पर हम देखते हैं कि टोंग जो है उसकी बातों को अनदेखा करते हुए अंदर जाने लगती है और कहती है आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे काम करना है। तभी हम देखते हैं कि यिंग कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरी बर्थडे विश है कि तुम मुझे बताओ कि क्या वो तुम्हें सच में प्यार करता है, क्या वो सच में बहुत बुरा है, क्या वो बहुत बुरा इंसान है। इस तरीके के सवाल जवाब करने लगती है। जिसपे कि यहाँ पर टोंग कहती है कि नहीं वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो कहती है अच्छा तो तुम उससे कहाँ पर मिली थी। तो वो कहती है कि मैं उससे लास्ट ईयर के सीज़न में मिली थी जब पतझड़ का मौसम था और मेरे मॉम डैड की डेथ को कुछ ही टाइम हुआ था और मैं उस टाइम पे किसी से बात नहीं करती थी, मैं चुप रहती थी, ना ही मैं किसी से मिलती जुलती थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। तो एक दिन मैं सीढ़ियों के पास बैठी हुई थी, तभी एक इंसान आया और उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और तो जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे सिर्फ सूरज की किरणें दिखी और एक आशा की किरण दिखी, जैसे लगा कि कोई मेरी लाइफ में आ गया हो। और कहते हैं कि सेकंड डे से मुझे पता चला कि वो लड़का और कोई नहीं, वो मेरा क्लासमेट था जो कि मेरी सीट के पीछे बैठा करता था। मैं बालकनी में चुपचाप अपने मॉम डैड को याद किया करती थी, मैं अपने अंकल की फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन वहाँ पर भी मैं किससे बात नहीं करती थी। तभी मैं देखती हूँ कि वो मेरे से रोज़ बालकनी में मिलने आया करता था और पेपर्स के छोटे छोटे जो है वो बर्ड्स वगैरह ये सब बनाकर लाया करता था और मुझे उसने इसी तरीके से प्रपोज भी किया था कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। तो इस तरीके की यहाँ वो बात करती है कि मैं भी जो हूँ उसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। तो जिस पर हम देखते हैं यहाँ पर यिंग कहती है तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम लोग शादी कब करोगे। तो तभी हम देखते हैं कि टोंग उसको रोकते हुए कहती है कि यिंग अब बस भी करो, अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, हमें बहुत काम करना है। तो कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे उसका नाम तो बताओ, उसका नाम क्या है। तो जिसपे कि यहाँ बताती है उसका नाम जाई शैन है। यहाँ पर वो शैन का नाम कहती है अच्छा तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम शैन है। तभी हम देखते हैं कि यिंग कहती है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, आज मेरा बर्थडे है तो तुम भूल मत जाना, आज हम लोगों को साथ में घूमने चलना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो सीईओ यानी जो चेयरमैन होता है उनके साथ होते हैं, साथ साथ उनकी वाइफ यानी कि जो चेयरमैन की बेटी होती है वो भी उनके साथ ही होती है। यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी चेयरमैन को यहाँ पर कुछ याद आ जाता है तो वो वहाँ से खाना आधे में ही छोड़कर उठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जैसे खाना छोड़ कर उठते हैं उनकी बेटी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है, जिस वजह से यहाँ पर चेयरमैन भी खाना नहीं खा पाते। तो अब वो अकेले खाना नहीं खा सकते तो वो भी खाने को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ठीक है टेबल को क्लियर कर दो। मतलब यहाँ पर फैमिली के नाम पर इस फैमिली में कोई भी प्यार नहीं था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है न्यूज़ रिपोर्टर्स जो है उस बार बार न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फैला रहे होते हैं, सभी टीवीज़ में जो है यही सब न्यूज़ आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों फैमिली में आपस बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो उसके ससुर जी होते हैं यानी कि जो सीईओ होते हैं
वो यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी शाओ से कहते हैं कि शाओ एक बात बताओ, तुम जो है आगे तुमने क्या सोचा है? तो कहता है कि मैंने कुछ लोगों को मीडिया में भेजा है जिससे कि ये न्यूज़ जो है वो जल्द से जल्द दब जाए, ये ज़्यादा ना फैले। वो कहता है चलो तुमने ठीक किया, रिपोर्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे पता है कि हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के बंद होने से तुम थोड़ा दुखी हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, जल्दी से जल्द मैं उसके बारे में कुछ सोचूंगा। एंड यहाँ पर वो कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में, हम सब के बारे में जो रूमर्स फैले पहले ये रूमर्स खत्म होने चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है वो चुपचाप बैठी हुई होती है। एंड वो कहता है कि यहाँ पर उसका ससुर जो होता है वो प्रेसिडेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वापस यहाँ पर आकर रहने लगना चाहिए, मतलब हमारे घर में रहना चाहिए। इससे रिपोर्टर्स जो है वो रूमर्स जो फैले थोड़े से रूमर्स कम हो जाएंगे। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है इस बात पर चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है तुम दोनों की शादी को इतना टाइम हो गया है, तुमने कुछ टाइम वाइम भी स्पेंड नहीं किया है, तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट बात घुमाने के लिए कहते हैं कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। यहाँ वो प्रेसिडेंट आइडिया देता है कि आप अगर कहते हो तो शादी को अगर 10 साल हो गए हैं तो एक काम करते हैं कि 10th एनिवर्सरी को मना लेते हैं, इससे क्या होगा रूमर्स भी कम हो जाएंगे। एंड यहाँ पर चेयरमैन जो होते हैं उन्हें भी आइडिया अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि हाँ वैसे भी तुम शादी के 10 सालों में तुम लोगों ने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है, ये एक अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर सभी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सबको इन्वाइट किया जाएगा और एक तरीके से बिजनेस पार्टनर्स भी जो है वो डिजिटल ग्रुप के सभी लोगों को इन्वाइट किया जाएगा, तो इससे मीडिया पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एंड यहाँ पर जितना भी बाकी टेंशन था वो इस चीज़ की तरफ चला जाएगा। एंड यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते। तभी हम देखते हैं कि चेयरमैन कहते हैं ठीक है, तुम दोनों आपस में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन करो और जो भी चीज़ें होगी आप लोग मुझे बताइएगा। तभी हम देखते हैं हाउस मैनेजर को बुलाया जाता है और गेस्ट की जो है एक लिस्ट तैयार करने के लिए बोला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी लड़की होती है वो अपने डैड से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जिसपे कि यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम इस इंसान से सच में प्यार करती हो तो तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने गुस्से को कम करके इसे अपनी ओर खींचो। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर यिंग और टोंग जो है एक कैफ़े में आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यिंग जो आकर बैठ जाती है और कहती है कितना खाली खाली लग रहा है ना, बर्थडे मनाने आए हैं और मेरा फेस भी कितना खाली लग रहा है, तुम भी चुप चुप हो, कुछ भी नहीं है मेरे बर्थडे पे, मैं क्या करूँ, यहाँ पर केक तक नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग आते हैं, उसको सरप्राइज़ करते हुए केक देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो है क्रैकर्स वगैरह बस करते हैं। ये सब देख के जो है यिंग खुश हो जाती है, टोंग से कहती है सब तुमने किया, सभी लोगों को तुमने इनवाइट किया। कहती है हाँ हाँ क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है। एंड इस तरीके से यहाँ प्यार से किया जाता है। कहती है मुझे तुम्हारा ये बर्थडे सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पर वो ड्रिंक करने लगती है, जिसपे कि यहाँ पर टोंग से समझाती है कि तुम ड्रिंक मत करो, तुम एलर्जिक हो। तो कहती है यार थोड़ी सी तो बियर है, बियर से कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है आज फुल एंजॉय होगा। वहीं हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपने रूम में होते हैं। तभी यहाँ पर उनकी वाइफ आती है। उनकी वाइफ को देख के वो यहाँ पर वो कहती है कि तुमने इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया, मतलब इन द एंड जो है अब हम लोग को साथ रहना पड़ेगा, इस तरीके की यहाँ वो बातें करने लगती है। तो जिसपे कि यहाँ पर वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि तुम जो है कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। तो यहाँ वो कहता है कि मुझे रेस्ट करना है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जिसपे कि यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि 10 साल हो गए हमें एक साथ रहे हुए, लेकिन तुम यहाँ पर मैं तुम्हें रेयरली शायद ही कभी देख पाती होंगी, ना तुम यहाँ कभी आते हो, ना मुझसे बात करते हो, ना मिलते हो, क्या तुम मुझे इतना हेट करते हो। इस तरीके की यहाँ पर वो बात करती है। जिसपे कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि शायद तुम भूल गई हो ये एक फेक मैरिज है और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सबके सामने रिवील कर दूँ तो मैं वो भी कर दूंगा। और वैसे भी मेरे जितने भी असिस्ट वगैरह हैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तुम्हारा ही फ़ायदा है, जो कि तुम्हारे पास जाएंगे, और तुम्हारे डिजिटल ग्रुप में पोजीशन क्या है ये तुम भी जानती हो। इस तरीके की यहाँ वो बातें करते हैं। जिसपे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ कहते हैं कि देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम वैसे भी जा सकती हो, मैं बहुत थक गया हूँ, और ये मैरिज का सर्टिफिकेट मुझे पता है कि मैंने कैसे साइन किया था, और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, और तुम्हारे डैड जो है यहाँ पर इस तरीके की यहाँ वो बातें करने लगता है। तो कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि हमने क्यों डील करी थी, क्यों नहीं डील करी थी, और मेरे डैड सीईओ है। इस तरीके की यहाँ वो बातें करती है। तभी वो कहती है कि 10 सालों में तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं करी है, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी, भले ही एक फेक मैरिज थी, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार नहीं हुआ। और यहाँ वो कहती है कि भले ये फेक मैरिज थी लेकिन मैं इसे रियल मैरिज बनाना चाहती हूँ। मैं एक वुमेन बनना चाहती हूँ, कैसी औरत बनना चाहती है जो तुम्हारे पीछे रहे, तुम्हारे हर चीज़ में साथ दे, काम दे। इस तरीके से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। तो कहता है कि देखो मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी कुछ राइट नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुमसे कुछ कराना है, और इतना अच्छे बनने की नाटक मत करो, और यहाँ मैं तुम्हें गुड नाइट कर रहा हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। तो जिसपे यहाँ पर वो कहती है शाओ रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तो कहते हैं कि शायद तुम भूल गई हो कि तुम क्या हो, तुम असलियत में क्या हो, और जो तुम अभी प्रिटेंड कर रही हो वो क्या हो। फिर हम यहाँ पर फ्लैशबैक में जाते हैं जब प्रेसिडेंट और यहाँ पर उनकी वाइफ की शादी हुई होती है। तो फर्स्ट नाइट पर यहाँ पर वो पास आई होती है। तो प्रेसिडेंट जो है वो रूम से सोने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, जिसपे कि यहाँ उनके वाइफ जो चिल्ला के कहती है कि तुम्हारे बाहर जाने से मेरे डैड की इज्जत में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और मेरी भी, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते हो। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई रूम शेयर नहीं करूँगा। तो कहती है शायद
और ये चीज़ देख के उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक ऐसा इंसान जो कि मतलब मेरे डैड की पोजीशन से नीचे है, वो मेरे को मतलब इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है। और यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगती है कि शायद तुम भूल गए हो कि सारे के सारे एम्प्लॉय मेरे डैड के नीचे काम करते हो और तुम कुछ भी नहीं हो इस कंपनी के लिए। तुम्हें यहाँ सिर्फ एक मेरी शादी इसलिए कराई गई, तुम्हारी शादी से तो मेरी मतलब मेरे साथ शादी करके तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है, और तुम्हारी इस फेक मैरिज में कोई भी तुम इसे फेक मैरिज मानते हो, तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं हो, तुम सिर्फ इस खानदान के लिए कुत्ते हो। और यहाँ पर इस तरीके से उसकी बेइज्जती कर देती है। एंड यहाँ पर इतनी बेइज्जती के बाद वो कहता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट समझ नहीं पा रहा होता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा इंसल्ट कैसे करती है। मतलब यहाँ पर वो अपनी वाइफ का पहली ही नाइट में वो रियल में कैसी है, क्या उसका फेस है, वो उसके बारे में सब समझ जाते हैं। एंड यहाँ उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी आज मेरे बारे में बोला और जो भी तुमने मेरी इंसल्ट करी, वो आज मुझे मतलब इतने हेटफुल वर्ड्स, यानी कि इतना काला तुम्हारे अंदर भरा हुआ था, मुझे नहीं पड़ता था। एंड यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, आज मैंने तुम्हारा असली शक्ल देख ली है, तो अब तुम्हें कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तभी हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है और इनके बीच में ना ही कोई कनेक्शन है, ना ही ये दोनों आपस में मिलते जुलते, और ना ही इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और यहाँ पर वो कहता है कि भले ये शादी चलती रहेगी, लेकिन भूल जाओ कि मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा या कभी हमारे बीच में कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता रहेगा भी। एंड यहाँ पर उनकी वाइफ जो है उसको चिल्लाती रह जाती है, रोकती रह जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं रुकते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे याद दिलाते हैं अपनी बीवी को कि भूलो मत कि तुम रियल में क्या हो, अब एक्टिंग करनी बंद करो। और सेम होता भी ऐसे ही है। उनकी वाइफ जो है वो कहती है, हाँ मैं समझती हूँ, वैसे भी हम अनहैप्पी हैं, लेकिन भूलो मत कि जो तुमने 10 साल की एनिवर्सरी वाला प्रोग्राम जो बनाया है, उसके लिए अब हम दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उसमें तुम्हें और मुझे दोनों को ही एक्टिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वो बात बोल ही रही होती है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट जो है उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अपने बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके फ़ोन की जो कॉलर ट्यून होती है वो रिंग होती है। तभी वो फ़ोन उठाते हैं, एक्चुअली वो और किसी का नहीं, टोंग का फ़ोन होता है जो कि गलती से लग जाता है। एंड यहाँ पर जो यिंग कहती है कि अरे देखो, मैंने शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड को गलती से फ़ोन मिला दिया है, किसी को गलती से फ़ोन लग गया है। एंड टोंग ये देख के डर जाती है क्योंकि यहाँ पर और किसी को नहीं, प्रेसिडेंट को फ़ोन लग गया होता है। और पीछे जो है यहाँ पर ड्रिंक की आवाज़ें आ रही होती है कि मुझे और ड्रिंक करनी है और पीना है, इस तरीके की बातें जो है प्रेसिडेंट सुन लेते हैं। एंड यहाँ पर जैसी जो हमारी जो टोंग होती है वो बातें करने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है कि देखो और कोई नहीं, जाओ शैन आ गया, शैन आ गया। एंड यहाँ पर तभी हम देखते हैं फ़ोन कट जाता है। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर शैन का नाम को सुन लेते हैं। फिर हम देखते हैं शैन और कोई नहीं, वही लड़का था जिससे कि यहाँ पर हमारी जो टोंग होती है, जो प्यार करती है, उसके साथ यहाँ पर एक लड़की और होती है। यहाँ पर जो टोंग होती है वो शैन को देख के एकदम अचंभित हो जाती है और यहाँ पर जो शैन होता है वो भी समझ नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यिंग होती है वो उसे उसका बॉयफ्रेंड ही समझती है। तो यहाँ पर वो कहती है, अच्छा तुम शैन हो, यानी कि तुम ही हो उसके। यहाँ पर वो बॉयफ्रेंड बोलने वाली होती है, लेकिन अपना वो बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इनका जो फ्रेंड होता है, उनका गलती से मीटिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पे एक्सीडेंटली आपस में लोग मिल जाते हैं। तभी पता चलता है कि टोंग और शैन जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और इवनली शैन के साथ एक लड़की और होती है वो भी जानते हैं, जिस पर यहाँ पर उनका फ्रेंड बताता है कि ये जो है ये शैन है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये दोनों साथ में काम करते हैं। तो जिसपे कि यहाँ पर जो शैन होता है वो कहते हैं नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो कहते हैं कि अरे हमसे छुपाओ मत, सबको पता है कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यिंग समझ जाती है कि ये जो शैन है वो टोंग का बॉयफ्रेंड रहा होगा, लेकिन इस टाइम पे जो है इसके साथ कोई दूसरी लड़की है। ये यहाँ सारी सिचुएशन को नहीं समझ पाती और कहीं ना कहीं वो टोंग को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टोंग है एकदम से उसका मुंह उतर जाता है, शैन भी कहीं ना कहीं चुप होता है, लेकिन उसके साथ जो लड़की होती है, ये सब लोग आपस में पहले क्लासमेट्स रहे होते हैं, तो इन्हें पता होता है एक दूसरे के बारे में सब कुछ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की आगे आती है और कहती है, टोंग तुम कैसी हो, कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए, हम लोग पता है पहले बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, हम कॉलेज में भी साथ थे, लेकिन अब तो हमारा मिलना ही नहीं होता, 3 साल से तो हम लोग मिले ही नहीं है। एंड इस तरीके से बातें करते हुए वो शैन के पास जाके चिपक जाती है, जिससे साफ साफ लगता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपस में बातें करनी शुरू होती है, सब लोग कहते हैं अरे आज जो है वो यिंग का बर्थडे है, चलो सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड होती है वो टोंग से कहती है चलो हम सब लोग साथ में बैठेंगे। तभी हम देखते हैं कि यिंग जो है सब कुछ देख रही होती है, वहीं जो यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं वो परेशान होते हैं, बार बार वो जो है टोंग की कॉल की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको सुन रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये शैन जो है कौन था, पीछे ड्रिंक की आवाज़ें आ रही थी, ये नंबर जो एक्सीडेंटली डायल हो गया था, उनके दिमाग में बार बार जो है वही बातें गूंज रही होती है। वो परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या, वो वापस कॉल बैक कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से जो है एक मैनेजर आता है, वो यंग मास्टर को यानी प्रेसिडेंट को बुलाता है कि आप मेरे साथ चलिए, हमें जो है 10th एनिवर्सरी की पार्टी के लिए जो है कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन पे वापस आते हैं
ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए टोंग जो है यहाँ पर कहती है कि एक्चुअली मैं इंटीरियर डिज़ाइनर में काम करने लगी हूँ। तो कहती है अच्छा, तो जिस पे कि यहाँ वो उनसे पूछती है तुम किस में काम करती हो। कहती है मैं एक्चुअली एक फॉरेन एंटरप्राइज यानी एमएनसी में काम करती हूँ। तो यहाँ कहती है कि और अभी तो शैन तो पढ़ाई ही कर रहा है। इस तरीके से यहाँ वो बात करती है। तभी हम देखते हैं टोंग कहती है कि अच्छा अच्छा अच्छी बात है, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती होंगी। एंड यहाँ पर वो कहती है तुम्हारा पर्स तो बड़ा प्रिटी है, जिसपे कि यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है वो जानबूझ के कहती है हाँ ये पर्स मुझे शैन ने दिलाया, मेरे बर्थडे गिफ्ट था लास्ट ईयर का। जिस पे कि यहाँ पर वो फिर समझ नहीं पा रही होती, तो वो फिर से प्रॉब्लम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहती है तुम्हारा शॉल भी बहुत प्यारा है, कितना प्यारा शॉल है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है। यार यिंग जो है यहाँ पर सब चीज़ें नोटिस कर रही होती है और यहाँ पर वो टोंग से कहती है चुपचाप खाना खाओ, ज़्यादा बोलो मत। एंड यहाँ पर इस तरीके की बातें तुम क्यों कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड होती है वो जानबूझ के इस तरीके से चीज़ें कर रही होती है जिससे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड मतलब कि कहीं ना कहीं वो टोंग को जेलस फील करा रही होती है इस तरीके, और वो बल्कि कहीं ना कहीं टोंग से खुद ही जेलस थी। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही टोंग खा रही होती है एकदम से उसको धक्का लग जाता है या फिर उसको एक खाना जो है गले में अटक जाता है। लेकिन शैन उसकी जैसे ही हेल्प करता है, यिंग जो है खुद अपना हाथ जलाने की एक्टिंग करती है और यहाँ पर जो है वापस जो है उसको शैन को कुछ खाने के लिए देने लगती है जिससे कि वो जो है टोंग की हेल्प ना कर पाए। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जो है खाना खा रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही होती है जिससे कि शैन और टोंग आपस में ना बात कर पाए, ना मिल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो शैन होता है उसका ध्यान सिर्फ टोंग पे ही होता है। वहीं हम देखते हैं कि सब लोग बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर जो है वो आतिशबाजियाँ हो रही होती है, सभी आतिशबाजी के बहुत मज़े ले रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो शैन होता है उसका कहीं ना कहीं ध्यान जो होता है वो टोंग पे ही होता है। वहीं पे वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो टोंग होती है वो खड़ी हुई होती है और तभी उसके गले पर आकर एक जो है वो जो क्रैकर होता है वो बर्स्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं शैन उसकी तरफ जा रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसकी फ्रेंड जो होती है वो फिर से नाटक करने लगती है और खुद को जलाने की एक्टिंग करती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ शैन उसके आके उसकी हेल्प करने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती थी कि जो शैन है वो टोंग की तरफ जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें देखती है और वो शैन टोंग के पास आती है, कहती है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। जिस पर टोंग कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ी सी घर जाना चाहती हूँ, मुझे वापस जाना है, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है और कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो ब्लूप्रिंट्स है वो गलत हो गए, मुझे उन्हें जाकर ठीक करना है। एंड तो यहाँ पर वो मना करती है यिंग, तो कहती है नहीं नहीं मुझे प्लीज़ जाने। तभी हम देखते हैं कि टोंग वहाँ से चली जाती है और शैन जो है इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि टोंग जो है कहीं ना कहीं चीज़ से परेशान है और वो एक खाली से घर में आकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं, फिर से जो है वहाँ पर शैन आ जाता है। शैन को देख के वो डर जाती है, तो जिसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैंने तुम्हें अकेले जाते हुए देखा तो मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया था और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है हम दोनों जो है यहाँ पर बैठ के पहले ड्रिंक किया करते थे, यहाँ पर आते थे, लेकिन यहाँ पर जो ग्रैंडपा रहते थे वो कहाँ गए। जिस पे यहाँ पर टोंग बताती है कि एक्चुअली उनकी बेटी जो है उन्होंने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है तो वो उसके पास गाँव गए हैं। तो कहते हैं अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो कहता है कि मैं बस थोड़ा परेशान हो गया था, तुम इतनी रात में अकेली आ गई थी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। तो कहती है अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो कहते हैं लेकिन तुम अपनी फ्रेंड को क्यों छोड़ आए हो। एंड यहाँ पर वो तुम्हारी मतलब गर्लफ्रेंड है, इस तरीके से वो बातें करती है। तो जिसपे कि यहाँ पर शैन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है एंड इस तरीके की यहाँ वो बात बोलता है। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपने रूम में आते हैं और प्रेसिडेंट के दिमाग में रह के वही बातें आ रही होती है कि आखिर टोंग कहाँ पर है, टोंग किसके साथ ड्रिंक कर रही है, मतलब इतनी पार्टी वगैरह की आवाज़ आ रही थी और आखिर ये शाओ नाम का बंदा है कौन। इस तरीके की बातें उनके दिमाग में आ रही होती है। इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है और आपको जो ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मैं एपिसोड 3 को भी अपलोड करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।